तो कल के सेशन में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट देखे। आज के सेशन में हम देखेंगे कौन कौन से सम्मेलन, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस ऐसे हैं जो कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले, और ये दुनिया में सबसे पहली बार बातचीत स्टार्ट हुई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 2025 में यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, देखो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस 1972 कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। और फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके कहने पे किया गया, कौन सी कंट्री थी वो जिन्होंने कहा कि पर्यावरण के ऊपर बात होनी चाहिए। ये देश था बच्चे आपका स्वीडन। स्वीडन की ही कैपिटल है स्टॉकहोम। ठीक है, तो वहीं पे आपका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। याद रखना, इसका जो ऑफिशियल नेम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये इसका ऑफिशियल नाम रखा गया था। इसका जो उद्देश्य था, पर्यावरण के मुद्दों पर पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और पर्यावरण के लिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने चाहिए थे उस समय, उसके लिए आपका ये सम्मेलन किया गया था। इसका जो आउटपुट आया या फिर कुछ ऐसे फैक्ट जो कि यहां से निकल करके आए, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये यहीं पे बना है, 1972 का ही रिजल्ट है। उसके अलावा यूएनईपी जो है 5 जून को बना, इसीलिए जो है 5 जून को आज भी हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और ये आपका इफेक्टिव होता है 1989 में, 1990 में। कई बार एग्जामिनर आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन में ये देख लेना कि स्थापना पूछी गई है या फिर कब लागू हुआ है, कब इंप्लीमेंट हुआ है, ये पूछा गया है। तो 1987 में इसमें सिग्नेचर किए सारी ही कंट्रीज ने, और ये इंप्लीमेंट हुआ 1989 में। उद्देश्य क्या था? उन सारे सबस्टेंसेस को मार्केट से हटाना जो ओजोन के लिए खतरनाक है। तो इनको बचे आपका ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस कहा जाता है, जिसमें आपका सीएफसी है, हेलोन्स है, और ऐसे ही जो है आपका लगभग 100 के करीबन ऐसी गैसेस, ऐसे एलिमेंट जो कि ओजोन के लिए हानिकारक है, उनको एड्रेस किया गया और उनको जो है उनका कंजप्शन कम करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो इसमें आपका मेनली तो सीएफसी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हानिकारक यही है, सबसे ज्यादा नुकसान इसी ने पहुंचाया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ओजोन क्षरणकारी पदार्थ ओडीएस के उत्पादन को समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हुआ था। मॉन्ट्रियल बच्चे कहाँ पे है? कनाडा में है ये। ठीक है, यहीं पे जो है इसकी जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उन्होंने इस पे सिग्नेचर किया था। उसके बाद 1987 के बाद में इस मेन जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल है इसमें चेंजेस किए गए। तो चेंजेस हुए हैं आपके 2016 में, और इस अमेंडमेंट को, इस संशोधन को कहा जाता है कि किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, इसका नाम याद रखना, किगाली अमेंडमेंट इसे कहा जाता है। और इसका जो उद्देश्य था वो था एचएफसी को भी फेज आउट करना मार्केट से, क्योंकि मॉन्ट्रियल के बाद में आप देखोगे लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। तो 1987 के बाद 2016 तक, मतलब 2010 तक है ना, 2010 तक सीएफसी जो है बहुत हद तक मार्केट से खत्म कर दिया गया था, फेज आउट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है कुछ और जो हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढे थे सीएफसी के, उन सब्स्टिट्यूट में था आपका एचएफसी। तो एचएफसी को भी जो है आपका फेज आउट करने के लिए दोबारा से संशोधन किया गया मेन ओरिजिनल प्रोटोकॉल में, और किगाली अमेंडमेंट आपका लाया गया। तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, टू फेज आउट द यूज ऑफ एचएफसी। ठीक है, देखो एचएफसी के उपयोग को कम करने के लिए, ओजोन को नुकसान जो नहीं पहुंचाते हैं, है ना, जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ओजोन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरीके के सबस्टेंसेस को जो है आपका खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये आपका हुआ था किगाली अमेंडमेंट। 2016 में हुआ था। याद रखना किसमें संशोधन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। उसके बाद आपका अर्थ समिट आता है, इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, इसे जो है आपका रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ये हुआ था बच्चे आपका ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में जगह है रियो दी जेनेरो। 1992 में आपका सम्मेलन हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है आपका यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था उसमें आपको एक टर्म याद रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी पूछा जाता है कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ पर एड्रेस किया गया और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, और यहीं पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आती है। ठीक है, सतत विकास बच्चे इसे हिंदी में कहा जाता है, कहीं कहीं पे अवधारणीय विकास भी कहा जाता है। तो बेसिकली ऐसा विकास
जहां पर कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को समझदारी के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज के लिए इस्तेमाल कर दिया और कल के लिए आने वाली जनरेशन के लिए बचा ही नहीं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके का विकास जो है आपका सतत नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है और नेचुरल रिसोर्सेज को भी समझदारी के साथ में इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पे एजेंडा 21 21वीं सदी के सतत विकास के लिए एक कार्य योजना है। मतलब हमने 21 एजेंडास बनाए और इनको जो है कैसे इंप्लीमेंट करना है वो उसको जो है आपका पूरी तरीके से उसका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो उन्हीं एजेंडा को क्या कहा जाता है, एजेंडा 21 कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे UNFCCC, ये आपका यहाँ पे बना क्लाइमेट चेंज के लिए, यूनाइटेड नेशन का ही एक विंग है, वो आपको यहाँ पे बनाया गया। CBD बनाया गया आपका बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और UNCCD डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को जो है आपका रोकने के लिए आपका UNCCD बनाया गया। तो बेसिकली जो है आपकी 3 मुख्य संधियों कह सकते हैं या फिर 3 मेन जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से निकल करके आए हैं। तो 1992 में जो है आपका एक आपका UNFCCC है, UNCCD है और आपका CBD है। CBD बायोडाइवर्सिटी के लिए है, जो आपका CCD है ये है आपका डेजर्टिफिकेशन के विरुद्ध, और आपका जो UNFCCC है ये है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए। UNFCCC की ही हर साल जो है कॉन्फ्रेंसेस होती है, मीटिंग होती है, जिनको कि COP कहा जाता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, जापान में हुआ था, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना। 1997 में क्योटो जापान में हुआ, लेकिन इफेक्टिव हुआ 2005 से। देखो दोनों में ही आपके बनने की यानी कि जब साइन हुआ उसकी तिथि अलग है, और जब इंप्लीमेंट हुआ उसकी तिथि अलग है ना, मॉन्ट्रियल में भी और क्योटो प्रोटोकॉल में भी। तो दोनों आपको याद रखनी है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में सिग्नेचर किए गए और 2005 में आपका इंप्लीमेंट हुआ। इसका उद्देश्य क्या है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है कम से कम उनके प्रोडक्शन को, उनके उत्सर्जन को कम किया जाए, जिसमें सबसे मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान इसी का है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो यहाँ पे बच्चे आपको एक और चीज याद रखनी है। इससे पहले मैंने आपको कार्बन से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए थे इससे पहले सेशन में, है ना। तो कार्बन क्रेडिट आप लोग पढ़ चुके हैं, कार्बन ट्रेडिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो आए हैं ये यहीं से निकल करके आए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो इसका क्या संबंध है इन शब्दों से ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा इसमें चेंजेस भी किए गए, संशोधन किए गए, और ये संशोधन हुआ आपका कतर में। कतर की कैपिटल है दोहा, इसीलिए इसे दोहा अमेंडमेंट कहा जाता है। 2012 में इसमें सिग्नेचर किए गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोहा अमेंडमेंट भी आपका ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड है। फिर आता है आपका पेरिस एग्रीमेंट 2015। देखो बच्चे, मॉडर्न क्लाइमेट ट्रीटी है, मॉडर्न क्लाइमेट ट्रीटी भी इसे कहा जाता है, और बेसिकली ये ऐसी क्लाइमेट ट्रीटी है जहां पर कि अगर किसी कंट्री ने यहाँ पे साइन किया है और कंट्री ने अपना पूरा एक फ्रेमवर्क बताया कि मैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये काम करूंगा, तो उसको काम करने पड़ेंगे, है ना। मतलब कि बाध्यकारी ट्रीटी थी, पहली बार ऐसी ट्रीटी जो है आपके साइन की गई कंट्रीज के द्वारा, जहां पर कि वहां पर लिखे गए जो नियम है, जो बताए गए कानून है, उनको उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने देश में। ठीक है, तो पहली बाध्यकारी ट्रीटी आपकी थी पेरिस एग्रीमेंट 2015, याद रखिएगा। यहाँ पे बच्चे आपका जो इवेंट था ये UNFCCC का ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 नंबर की थी। ठीक है, 21वीं नंबर की थी 2015 में, और वहां पे आपका ये पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया। 2015 पेरिस फ्रांस में है, सभी को मालूम है ना। तो यहाँ पे किया गया, और इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है इसके उद्देश्य से। देखो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इन्होंने क्या किया कि एक उद्देश्य बनाया कि सभी देशों को मिलकर के जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम से कम जो है आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है, और जो ज्यादा प्रेफरेंस है उन्हें जो प्रेफरेंस है वो है आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। कि हमें यहाँ तक तो पहुंचना ही नहीं है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, उसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले रोकने की कोशिश करनी है, और ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कंट्रीज की कि उसके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रोक दिया जाए। तो इसका जो ये उद्देश्य है बच्चे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। ठीक है, ये है आपका पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि हर कंट्री, अगर जो भी कंट्री है अगर इस पर साइन करती है तो उन्हें अपनी कही हुई बातों को मानना पड़ता है, क्योंकि ये एक बाध्यकारी ट्रीटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया,
पेरिस एग्रीमेंट में जो आपका यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने सारी कंट्रीज को कहा कि आप अपने देश में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए किस किस प्रकार की नीतियों को चलाना चाहोगे या कौन सी पॉलिसीज को जो है चलाओगे। तो सारी कंट्रीज से जो है बच्चे आपके एनडीसी का मतलब है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना। ये एक कह सकते हैं कि वो नियम है, वो कानून है, फिर वो प्लान है हर कंट्री का कि वो अपने देश में क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ेगा। तो प्लान जो है हर देश ने अपना बनाया, तो उस प्लान को जो है आपका क्या कहा गया, एनडीसी कहा गया। ठीक है, तो एनडीसी बच्चे आपका यहाँ पे प्रस्तुत किया गया हर देश के द्वारा, और तब जाकर के उन्होंने 2015 की जो आपकी पेरिस एग्रीमेंट थी इस पे साइन किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है यूएनएफसीसी की रिसेंट हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो आपकी सीओपी होती है, जितने बच्चे आपके एनवायरमेंटल आप कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, तो लगभग हर साल इनकी मीटिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मीटिंग पूछी जाती है एग्जाम में वो है आपकी यूएनएफसीसी की। यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज के लिए आपका यूनाइटेड नेशन का ये विंग काम करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए है, और इसके लिए बच्चे आपकी हर साल मीटिंग होती है। तो जो रिसेंट ईयर में आपकी मीटिंग्स हुई, जैसे कि 2023 में हुई, ये आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 नंबर की थी, 28वें नंबर की थी, दुबई में हुई है, यूएई में। ठीक है, और यहाँ पे जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल से दूर रहने के लिए काम किया गया, किस तरीके से हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे उसे जो है हमें शिफ्ट करना है, किधर की तरफ शिफ्ट करना है, रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई। उसके बाद जो है आपका एक और क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है लॉस एंड डैमेज फंड। देखो बच्चे, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, है ना, अभी जो है कुछ ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंडीशन में है, कुछ है जो कि अंडर डेवलपिंग है, तो उन देशों के पास में अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। तो बस ये बात है कि इस तरीके की जो इन्वायरमेंटल चीजें हैं या फिर जो पॉलिसीज है उस पर खर्च करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं होगा। तो इस तरीके की जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई। तो पूछा जाएगा कब की गई, ये की गई आपकी सीओपी 28 में, जो कि 2023 में हुआ। फिर आपका सीओपी 29 है, ये हुई आपके 2024 में। कहाँ पे हुई, बाकू अजरबैजान में, इसे याद रखना। यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई, ये कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इसे आपको याद रखना है कि जलवायु प्रभावों से कैसे निपटा जाएगा। जो विकासशील देश है, खासकर जैसे इंडिया है, तो इंडिया भी आपका डेवलपिंग नेशन है, जो विकासशील देश है उनको जो है अपने विकास पे भी ध्यान देना है और साथ में जो है उन्हें इन्वायरमेंट को भी बचाते हुए चलना है। तो कैसे जो है आपका क्लाइमेट फाइनेंस काम करता है उसके लिए यहाँ पे बात हुई। उसके बाद आपका बचे रीसेंट वाला है, यानी कि पिछले साल वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 38 नंबर का, जो कि 2025 में हुआ। ये आपका बेलम में हुआ, यानी कि ब्राजील में, और यहाँ पे बेलम पॉलिटिकल पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया। तो पैकेज क्या है, यहाँ पे बचे आपके 29 डिसीजंस है। ठीक है, 29 डिसीजंस है, और ये डिसीजन ऐसे हैं कि अब इन पे नेगोशिएशन नहीं होगा, अब इन डिसीजन पे, अब इन निर्णयों पे बात नहीं होगी, अब इन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कि जो बेलम पॉलिटिकल पैकेज है ये कौन सी वाली सीओपी में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये है आपका सीओपी 30। कहां पे हुआ था, बेलम ब्राजील में, पिछले साल 2025 में। इस साल की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, यानी कि 31वें नंबर की, वो अभी हुई नहीं है, नवंबर के महीने में होगी, लेकिन आपको होस्ट पूछा जाएगा। तो ये है बच्चे आपका तुर्की में जो आपका अंतालिया है, यहाँ पे आपके सीओपी होगी। ठीक है, याद रखना, और इसे जो है आपका सीओपी ऑफ द फ्यूचर भी कहा जा रहा है अभी से। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हालांकि सीओपी 31, सीओपी 30 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है और सबसे लेटेस्ट है, लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको बताई है वो भी याद रखना, क्योंकि आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पे बच्चे इन्वायरमेंट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। तो वहां पे पिछली जो 4 मतलब हमारी जो सीओपी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी क्विक रिवीजन के लिए एक टेबल मैं आपको दे रही हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे पीडीएफ आपको यहाँ पे ग्रुप में मिल जाती है, तो जब आपको रिवाइज करना हो इन सारे के सारे जो 10 मिनट शोज मैं आपके लिए बनाती हूँ उन्हें आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा पढ़ना है बच्चे, अगर आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 2 आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए अपना जो 50 नंबर का नॉन टेक वाला पोर्शन है उसे पूरी तरीके से पढ़ना है, उसे खत्म करना है, फिर कोई कमी है जो आपको लगता है कि रह गई है वो भी आप हमारे साथ में क्रैश कोर्स में जुड़ करके कर सकते हो। एनवायरनमेंट कंप्यूटर के जो सारे के सारे नोट्स हैं वो आपको वीडियो लेक्चर वाले कोर्स में मिलेंगे और साथ में जो है एनवायरनमेंट की बच्चे बुक भी मिलेगी। ठीक है, तो अभी भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास में नोट्स की कमी है, कंटेंट की कमी है, तो आप बिल्कुल जाइए मेक इट इजी मैकेनिकल। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अपनी कंटेंट को, अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक में, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।